नमस्कार, ये है आवाज़ हिंदी और आप मंजीत ठाकुर के साथ देखना शुरू कर चुके हैं रोजाना। बात नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 मार्च यानी रविवार को संसद का अधिवेशन बुलाया। संसद में हंगामा भी हुआ और प्रचंड गुट ने वॉकआउट भी किया, लेकिन नेपाल के राजनीतिक संकट का हल नहीं निकला, बल्कि ये संकट और गहरा गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी थी। राष्ट्रपति ने ओली सरकार की सिफारिश को मानते हुए देश की संसद को भंग कर दिया था और मध्यावधि चुनावों की घोषणा की थी। लेकिन उसके बाद से बागमती में काफी पानी बह चुका है। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के आदेश को पलटते हुए 13 दिन के अंदर संसद का अधिवेशन बुलाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ओली के लिए बड़ा झटका माना गया था। जानकारों को ऐसा लगा कि ओली अब अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रविवार को संसद का अधिवेशन बुलाया भी गया, लेकिन रविवार को ही एक दूसरे फैसले के बाद दोबारा से लगने लगा है कि ओली अपने पद पर कुछ समय और बने रहेंगे। हालांकि कुछ जानकार इसे देश में गहराते राजनैतिक संकट के तौर पर भी देख रहे हैं। सवाल यह है कि इस ताजा फैसले के नेपाल की सियासत के लिए क्या मायने हैं। असल में इस फैसले में 3 अहम बिंदु हैं। पहला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी जिस पार्टी का नाम है, और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को मिलाकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी नाम का मिलना ही गलत था, क्योंकि इस नाम की पार्टी पहले से ही वहां नेपाल में रजिस्टर्ड थी। दूसरी बात, पार्टी के तौर पर एनसीपी का अस्तित्व नहीं है, यानी अब एनसीपी विलय से पहले वाली पार्टी ही है। तीसरी बात, अगर दोनों पार्टियों को दोबारा विलय करना ही है तो वापस पूरी प्रक्रिया को अपनाना होगा। इससे एक सवाल और पैदा होता है कि प्रधानमंत्री ओली के पद पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 2017 की है, जब चुनाव में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में तब की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने चुनावी गठबंधन बनाया था। दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो एक था और उनके उम्मीदवार अपने अपने चुनाव चिन्हों पर लड़ रहे थे। चुनाव में इस गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला था। प्रचंड की पार्टी के समर्थन से ही ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उसके बाद दोनों पार्टियों का विलय हो गया और वो वक्त था मई 2018 का, यानी नेपाल में ओली प्रधानमंत्री पहले बने और बाद में दोनों पार्टियों का औपचारिक विलय हुआ। वैसे तथ्य यह भी है कि प्रचंड की पार्टी ने अभी तक सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा है। अभी सवाल सिर्फ दोनों पार्टियों के विलय पर है। अब जरा यह जान लीजिए कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा के आंकड़े क्या हैं। जैसे हमारे संसद में होते हैं उस तरह से वहां पर प्रतिनिधि सभा के आंकड़े क्या हैं। नेपाल की संसद की प्रतिनिधि सभा में कुल सदस्यों की संख्या है 275। 2017 के चुनावों में ओली की पार्टी ने 121 सीटें जीती थी और प्रचंड की पार्टी ने 53 सीटें। इसके अलावा संसद में तीसरी पार्टी नेपाली कांग्रेस है, जिसके पास 63 सदस्य हैं, और जनता समाजवादी पार्टी के पास 34 सीटें, जबकि सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है 138। इस वक्त प्रतिनिधि सभा की स्ट्रेंथ 266 ही है, क्योंकि कुछ सदस्यों का निधन हो गया और उसकी वजह से वो जगह खाली हो गई है। इसलिए इस वक्त पूर्ण बहुमत की संख्या रह गई है 134। ऐसे में अगर प्रचंड की पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेती है तो कुर्सी पर बने रहने के लिए ओली को नेपाली कांग्रेस या फिर जनता समाजवादी पार्टी के समर्थन की दरकार होगी। लेकिन यह समर्थन उन्हें मिल पाएगा, इस बात पर सभी राजनीतिक पंडितों को शक है। तो अब क्या हो सकता है? असल में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला डिवीजन बेंच का फैसला है, इसको आगे चुनौती देने का रास्ता खुला हुआ है। इसके अलावा इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की जा सकती है।
जाहिर है जल्द से जल्द इस फैसले को राजनीतिक पार्टियां चुनौती देने वाली हैं। तो फाइनल सवाल यह है कि ओली कब तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के फैसले में ही ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री केपी ओली को विश्वास मत भी हासिल करना होगा। उस फैसले में केवल संसद बहाल करने की बात कही गई थी। इसलिए ओली पर विश्वास मत हासिल करने का कोई दबाव अदालत की तरफ से फिलहाल नहीं है। इसलिए उनको कुर्सी से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, या फिर दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि प्रचंड अपना समर्थन सरकार से वापस ले लें। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया भी जाता है तो वहां पर वोटिंग में भी एक पेच है। एनसीपी में ओली के विरोधी कई ऐसे सदस्य हैं जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे। अब नेपाल में यह कानून है कि जो सदस्य जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर आता है उस पार्टी से अगर अलग हो जाता है तो उसकी संसद सदस्यता ही खत्म हो जाती है। ऐसे सदस्यों के पास दो विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प यह है कि जिस पार्टी के चिन्ह पर वो चुनाव लड़े हैं उसी पार्टी में वापस चले जाएं, या फिर अपनी सदस्यता से हाथ धो बैठें। इस फैसले के बाद एक दुविधा और भी है। असल में दोनों पार्टियों के विलय के बाद देश में कई चुनाव हुए हैं जिनमें एनसीपी के सिंबल पर चुनाव जीतकर लोग सदस्य आए। उन सदस्यों को किस पार्टी का माना जाएगा? उसमें बहुत जगहों पर उपचुनाव भी हुए, इसमें भी एनसीपी के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। संसद में व्हिप अब कैसे जारी होगा? ऐसे में संसद अब कैसे चलेगी? एनसीपी पार्लियामेंट्री पार्टी का संसदीय दल का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं, जिससे एक राजनीतिक संकट तो खड़ा हो गया है। इस संकट में अब नजर नेपाल की संसद और अदालत दोनों पर रहेगी, और ऐसा लगता है कि वहां पर ये सब चीजें राजनीतिक स्थिरता से जुड़ी हुई हैं। आज के रोजाना में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नेपाल की राजनीतिक स्थिति पर अपडेट के साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।